इन डेज 2 का ये एक पोर्शन रह गया था, सिर्फ थियरी पोर्शन ही है, तो ये सिर्फ एक पॉज करके देख लेना। यहाँ पर मेथड बताइए हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या आता है, रिटेल मेथड आता है, या तो आप इसको एग्जस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी बोल सकते हो, और क्या आता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड आता है। और इन्वेंटरी नॉट इंटरचेंजेबल होगी, अगर यहाँ पर चेंजेबल थी, मतलब इन्वेंटरी को हम लोग चेंज कर सकते थे, तो ये 2 मेथड लगाते थे, हिस्टोरिकल और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हैं। इन डे 16 देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट का है। ऑन 1 अप्रैल 2021 आइटम्स ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो ऑफर की गई है फॉर द सेल्स एट ₹10 million विद द पेमेंट टर्म्स बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आएगी। 33,33,333 की है ओवर द 2 years पीरियड, मतलब 2 साल पीरियड के लिए। पेमेंट जो है वो की जाती है ऑन द 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 के दिन। इम्प्लीकेट इंटरेस्ट रेट दिया गया 5.36% पर एनम के हिसाब से। नेचुरल जनरल एंट्री बताइए हमको, रिकॉर्ड करके प्रॉपर्टी कैसे हम लोग इन AS 16 के हिसाब से करेंगे। तो सॉल्यूशन देखेंगे। इन AS 16 रिक्वायर करता है कि कॉस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द PPE जो है वो क्या आएगी, कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट रिकॉग्नाइज डेट, मतलब जो भी कैश प्राइस इक्विवेलेंट होती है रिकॉग्नाइज डेट पे वही उसकी कॉस्ट हो जाती है। हैंस जो परचेजर है वो टेकन अप करता है कि डेफर पेमेंट टर्म्स विल बी रिकॉग्नाइज द एक्विजिशंस ऑफ द एसेट एज फॉलोड। हमको नीचे दिए गए ऐसे हम लोग एंट्री करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2021 के दिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो 95 के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। कैसे 95 आया था यहाँ पर वर्किंग नोट में देखेंगे। ईयर पेमेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर 5.36% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू 1/4/2021 के दिन कितना आएगा, तो 33,333। और ऐसे तीनों इंस्टॉलमेंट आएंगे हमारे यहाँ पर 31/3/2022, 31/3/2023। तो टोटल करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ गई, इनिशियल डेट ऑफ द कैश पेमेंट इक्विवेलेंट कितनी, 1 करोड़ की हो गई। 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ ही होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लगाएंगे, 5.36% के हिसाब से, तो 1, फिर 1 डिवाइडेड बाय 0.0536 करेंगे तो कितना आएगा, 0.949, 0.901 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पेमेंट से तो कितना आ जाएगा, 33,333। फर्स्ट के अंदर तो वही रहेगा, सेकंड के अंदर देखेंगे तो 31,63,333 आ जाएगा, और फिर थर्ड के अंदर देखेंगे तो 30,03,334 आ जाएगा। टोटल करेंगे 95 लाख आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस को, तो ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 36% के हिसाब से, ये हम लोग जैसा हायर परचेज में करते थे वैसे ही करना है। टोटल पेमेंट एट द ईयर बिगिनिंग के हिसाब से, और प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। क्लोजिंग बैलेंस भी देखेंगे यहाँ पर। 1/4/2021 के दिन ओपनिंग कितना था, तो 95 लाख का था, जो कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू से लिखा है। इंटरेस्ट तो ओपनिंग के अंदर आएगा नहीं। तो टोटल पेमेंट ईयर एट द बिगिनिंग में कितना हम लोग कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, 33,333 ये हम लोग पहले ही दे रहे हैं। तो इसमें से देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, तो यहाँ पर जो 33,333 है उसमें से हमको इंटरेस्ट माइनस करना होता है तब ये आता है। तो यहाँ पर तो इतना ही आएगा क्योंकि इंटरेस्ट 0 है, इस वजह से। तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 61,66,667 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 95 में से माइनस किया 33,333 से, और फिर उसके बाद वही हमारा ओपनिंग हो जाएगा 31 मार्च 2022 का 61,66,667। और उसका कितना परसेंट करना है, 5.36% करना है। तो मतलब कितना आएगा, 3,30,533 आएगा। और टोटल पेमेंट एट द बिगिनिंग तो इतना ही रहेगा, 33,333। और फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,02,800। ये कैसा आया, तो डी जो है वो कैसे निकलता है, C-/B, मतलब ये जो हमारा पेमेंट है इसमें से इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये हमारी आ जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट। और ये इसी को हम लोग ओपनिंग में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 31,63,867 आ जाएगा। अभी थर्ड के अंदर देखेंगे तो ये हमारा ओपनिंग हो जाएगा। इसके अंदर इंटरेस्ट देखेंगे तो 5.36% के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो राउंड ऑफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंस्टॉलमेंट हमको पता ही था कितना था, 33,334 था। और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग हमेशा नील हो जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो कितनी रखनी पड़ेगी, जितनी हमारी ओपनिंग होगी इतनी रखनी पड़ेगी। तो 31,63,867 रखेंगे। तो जो भी हमारा डिफरेंस में बचेगा वही हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, 116 का डिफरेंस यहाँ पर अप्रॉक्स कर देना है हमको। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना लिखेंगे, 95 लाख लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे, 33,333 रखेंगे। टू अकाउंट्स पेबल कितना लिखेंगे,
61,66,667 लिखेंगे। और सेकंड के अंदर क्या देखेंगे हम लोग, ऑन 31 मार्च 2022 इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, तो 3,30,533। अकाउंट पेबल कितना आएगा, तो 30,02,800 आएगा। और टू बैंक अकाउंट कितना आएगा, 33,333। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया, ये जो हमारी इंटरेस्ट और जो हमारा पेमेंट की एंट्री है, जो प्रिंसिपल की एंट्री है वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस और अकाउंट पेबल हम लोग लिखेंगे। और टू बैंक से हम लोग कितना दे रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है, 33,333। सिर्फ ये बाइफर्केशन है किसका, इंटरेस्ट का और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका। उसके बाद वैसे ही 31 मार्च 2023 के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट पेबल टू बैंक लिखेंगे हम लोग कितना, 1,69,467 का इंटरेस्ट है। अकाउंट पेबल 31,63 867। और बैंक से कितना जाएगा, 33,334 जाएगा। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 2 एक्सचेंज ऑफ द एसेट्स के ऊपर है। प्लूटो लिमिटेड ओन कर रहा है लैंड इन द बिल्डिंग, जिसकी कैरिंग दे दी गई है हमको बैलेंस शीट पे। एग्रीगेटेड कैरिंग अमाउंट 10 मिलियन की है। फेयर वैल्यू जो है उसकी कितनी है, 15 मिलियन की है। एक्सचेंज ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग किया गया है प्राइवेट जेट के बदले में। प्राइवेट जेट लिया और लैंड एंड बिल्डिंग दी, जिसकी प्राइवेट जेट की फेयर वैल्यू कितनी है, 20 मिलियन है। एंड पे किया है एडिशनल 3 मिलियन कैश के अंदर है। और अप्लाई करके बताइए नेसेसरी प्रोविजन इंडिया 16 के हिसाब से अबाउट ट्रांजेक्शन के लिए एंड जनरल एंट्री पे पास करके बताइए। प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन जो जिसके अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस होता है उसके अंदर एंटिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्राइवेट जेट को कॉस्ट के ऊपर कितने, 18 मिलियन पे। कैसे आएगी यहाँ पर, तो जो हम लोग दे रहे हैं, मतलब हम क्या दे रहे हैं, लैंड बिल्डिंग दे रहे हैं। तो लैंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू थी, फेयर वैल्यू 15 मिलियन थी, तो वो लिखेंगे प्लस वै। और क्या दिया हमने, तो 3 मिलियन हमने कैश दिया, तो दोनों का टोटल करेंगे तो 18 आ गया। तो हम जेट को कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 18 मिलियन पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड अ प्रॉफिट ऑन द डिस्पोजल ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर जितना भी हमको प्रॉफिट हुआ जब हम लोग डिस्पोज कर रहे थे लैंड बिल्डिंग को, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको भी हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, 5 मिलियन का आएगा। कैसे आएगा वो हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रिकॉग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड कितने की आएगी, तो 18 की आएगी। यहाँ पर उसने रुपीज़ किसके अंदर लिखा है, थाउजेंड्स के अंदर लिखा है, इसलिए यहाँ पर 18 लिखेंगे हम लोग। उसमें से लेस करेंगे क्या, कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग डिस्पोज। यहाँ पर जो कैरिंग अमाउंट होगी वो कितनी होगी, तो 10 की होगी। वो कैसे आएगी, 10 की। तो यहाँ पर जो हमारी कितने की थी, यहाँ पर कैरिंग अमाउंट जो हमारी लैंड बिल्डिंग की थी वो 10 की थी, इसलिए वो लेस करेंगे। और फिर पेड हमने कैश कितना किया, 3 का किया, तो टोटल करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 5 का। 18 का था और हमने कितने कैरिंग कितनी थी हमारी, 10 की थी और 3 हमने और पेड किया, मतलब कितना, 13 पेड किया। 18 के बदले में 13 लिया हमने, तो मतलब 5 का हमारा क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ द एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट हो गया। रिक्वायर्ड जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो प्राइवेट जेट की फेयर वैल्यू है उसको कंसिडर करना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू दे दी गई थी इस वजह से। और हमारा थोड़ा कैश पोर्शन भी था, तो इसलिए जो कैश पोर्शन और जो फेयर वैल्यू जो हम लोग एसेट दे रहे हैं वो होती है, उसको हम लोग नई एसेट जो आ रही है उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यहाँ पर 18 जैसा आ रहा है वैसे। और यहाँ पर उसमें से लेस अगर हम लोग प्रॉफिट निकालना चाहे तो कैरिंग अमाउंट जो है लैंड बिल्डिंग की उसको हम लोग निकालेंगे और कैश जो भी हमने पेड किया उसको निकालेंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। रिक्वायर्ड जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो प्राइवेट जेट है उसको 18 पर रिकॉर्ड करेंगे। टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग है वो 10 की है। कैरिंग अमाउंट टू कैश कितना, 3 का है। और प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 5 का हो गया। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्ट एट द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन। जुपिटर लिमिटेड है हैज़ एन आइटम ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी इनिशियल कॉस्ट है 1 लाख रुपए की। एट द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमको 55,000 का दी है। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो है जिसका रेफरेंस टू द ट्रांजेक्शन्स इन द सिमिलर असेट्स जो है उसको असिस्ट किया जा रहा है कि 65 का प्रिपेयर करके बताइए जनरल एंट्री के हिसाब से। मेथड 1 यहाँ पे 2 मेथड लग सकती है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 55,000 का टू असेट कॉस्ट 55,000, असेट कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना 20,000। ये कैसे आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 लाख की थी। उसमें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड होते हुए कितना आ रहा था 55, तो मतलब 45 की हमारी क्या हो गई, तो कैरिंग हो गई। और कैरिंग में से अगर हम लोग देखें तो 45 की कैरिंग पे हमको कितना फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट हो रहा है, तो 65 का हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 20 से हमको बढ़ाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो हम क्या करेंगे, तो ये एंट्री पास करेंगे एसेट कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 20,000 से। और एक्यूमुलेटेड डेप्री हमारा कितना था 55 का। एक्यूमुलेटेड डेप्री टू असेट कॉस्ट कितनी 55,000। ये हमारा क्या है, तो जो नेट रिजल्ट है वो क्या है, असेट को कैरिंग अमाउंट कितनी है 65 पे लेके आनी है। मतलब असेट की जो कैरिंग अमाउंट है उसको हमने 65 कर दी।
सेकंड के हिसाब से देखेंगे, अगर हम लोग रीस्टेटमेंट अप्रोच के हिसाब से करते हैं तो वहाँ क्या होता है, तो कैरिंग अमाउंट देखते हैं, कैरिंग अमाउंट कितनी निकलेगी, तो 1 लाख में से 55 माइनस करेंगे 45,000 आ जाएगा। फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन अमाउंट की कितनी 65, सरप्लस बचा 20 का, तो इसको परसेंटेज ऑफ द सरप्लस के हिसाब से देखेंगे तो 20,000 को डिवाइड करेंगे किससे 45,000 से, तो 44 परसेंटेज आ जाएगा, तो 44.44% आ जाएगा। तो एंट्री कैसे करेंगे, तो असेट कितनी है, एक की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 44.44 से, तो 44,444 आ जाएगा। टू एक्यूमुलेटेड डेप्री 55,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 44.44% से 24,444 आ जाएगा। टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 का आ जाएगा। बीइंग द एंट्री टू इंक्रीज बोथ द ओरिजिनल कॉस्ट एंड द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा किससे 44.44% से। रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर द एंटायर क्लास इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। वीनस लिमिटेड जो है वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, वो ओन कर रहा है कंसिडरेबल नंबर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स मतलब उसके पास बहुत सारे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, सच एज फैक्ट्रीज है, वेयर हाउस है, ऑफिस बिल्डिंग्स है इन द सेवरल कैपिटल सिटीज़ के अंदर। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो है वो लोकेट है किसके अंदर, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, जहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटीज़ के अंदर लोकेटेड है। वीनस लिमिटेड जो है वो वीनस लिमिटेड का मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई करना चाहता है इंडिया 16 रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से टू द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर रिवैल्यूएशन लगाना चाहता है, लेकिन वो कंटिन्यू करना चाहता है कॉस्ट मॉडल इंडस्ट्री बिल्डिंग के ऊपर। एनालाइज करके बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी जो कि अप्लाइड किया गया है बाय द मैनेजमेंट इन द लाइट्स ऑफ द इंडिया 16 के हिसाब से। तो वीनस लिमिटेड जो है तो मैनेजमेंट उसका अप्लाई करेगा रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली टू दी ऑफिस बिल्डिंग, वो ऑफिस बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन लगाना चाहता है। तो ऑफिस बिल्डिंग कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश, ऑफिस बिल्डिंग को हम लोग अलग कर सकते हैं किससे, इंडस्ट्री बिल्डिंग से, इन टर्म्स ऑफ दर फंक्शनिंग के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से, उनके जनरल लोकेशन के हिसाब से, दोनों के अंदर हम लोग बाइफर्केशन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑफिस बिल्डिंग को एंड इंडस्ट्री बिल्डिंग को। इंडिया 16 परमिट करता है कि अगर असेट जो है वो रिवैल्यूएट किया जाता है ऑन द क्लास बाय क्लास बेसिस, मतलब असेट्स को हम लोग क्लास बाय क्लास बेसिस के ऊपर रिवैल्यूएट कर सकते हैं। द डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है बिल्डिंग की वो एनेबल करता है क्लासीफाइड करने के लिए एज अ डिफरेंट पीपीई क्लास, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हम लोग अलग अलग क्लासीफाइड कर सकते हैं पीपीई को। द डिफरेंट मेजरमेंट मॉडल्स जो है वो अप्लाइड किया जाता है इन क्लासेस के ऊपर फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो विद इन द क्लास ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग जो है मस्ट देयरफॉर बी कैरिड आउट टू रिवैल्यूएशन अमाउंट। इसीलिए तो जो सारी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए फिर कि ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको किसी को कॉस्ट कर दिया, किसी को रिवैल्यूएट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफिस बिल्डिंग जो है वो पूरी एक क्लास होगी और उस क्लास के अंदर हमको अगर रिवैल्यूएशन लगाना है तो उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उन सब पर रिवैल्यूएशन लगाना पड़ेगा। सेपरेट डिस्क्लोजर्स भी देना पड़ेगा दोनों क्लासेस का, मस्ट गिवन इन अकॉर्डेंस विद द पैरा 73 ऑफ द इंडिया 16 के हिसाब से। मतलब कि यहाँ पर अलग से डिस्क्लोजर करके बताना पड़ेगा कि हम जो ऑफिस बिल्डिंग है उसको रिवैल्यूएट करके बता रहे हैं और जो हमारी इंडस्ट्री बिल्डिंग है उसको हम लोग किसके ऊपर बता रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बता रहे हैं, ऐसा डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड आइटम्स ऑफ द पीपीई परचेज किया गया है फॉर 9 लाख 1 अप्रैल 2021 के दिन। एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल की है। डेप्रिसिएट किया जा रहा है स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। 1 अप्रैल 2023 के दिन जो एसेट है उसको रिवैल्यूएट किया जा रहा है 9,60,000 के बेसिस पे। द यूजफुल लाइफ रिमेन्स अनचेंज, यूजफुल लाइफ अनचेंज रही है 10 साल की। इग्नोर करके बताइए इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट करके बताइए डेप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस 23-24 के लिए एज पर द इंडिया 16 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन 23-24 का ऑन द रिवैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो 9,60,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। क्यों 8 से करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि 10 की थी और हम लोग अभी कौन से साल में खड़े हैं, तो 23-24 के साल में खड़े हैं। और 10 कब की थी, अरे 9 कब की थी, 9 लाख की जब परचेस की थी वो अप्रैल 2021 में की थी, मतलब 21, 22, 22, 23 2 साल निकल गए, इसलिए 2 साल को हटा देना है 10 में से, तो कितने बचेंगे, 8 साल बचेंगे। तो 960 को डिवाइड करेंगे 8 से तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अभी डेप्रिसिएशन 23-24 का बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट देखेंगे तो 9 लाख को डिवाइड किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो कितना आ रहा था 90,000। मतलब हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर देखते तो 90,000 का हम लोग चार्ज कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग रिवैल्यूएट के हिसाब से करेंगे तो कितना 1,20 का होगा।
तो यहाँ पर हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 30,000 का आएगा। तो प्रॉफिट एंड ऑल लॉस जो 23 चॉइस का होगा उसके अंदर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितने से दिखेगा, 1,20,000 से दिखेगा, हम लोग चार्ज करेंगे। एंड जो रिजर्व ट्रांसफर्ड है उसको हम लोग सोन करेंगे किसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी के अंदर, जो कि कैसे दिखेगा हमका, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 30,000 से टू रिटेन अर्निंग अकाउंट 30,000 से। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस होगा रिवैल्यूएशन सरप्लस का एज ऑन 31 मार्च 2024, वो कैसे दिखेगा, तो जो बैलेंस अराइजिंग ऑन द रिवैल्यूएशन कितना हो रहा है, तो 960 किया हमने, माइनस करेंगे 720। ये 720 कैसे आ रहा है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आ रहा है। 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो 180 का होगा। तो 9 में से 180 निकालेंगे तो 720 बचेगा, तो वो कैरिंग अमाउंट होगी। तो 960 का माइनस करेंगे 720 से, तो 240 का हमारा रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है। तो ये बैलेंस हमारा होगा रिवैल्यूएशन के अंदर 2,40,000 का। इसमें से ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग में कितना जाएगा, 30 का जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना, 2,10,000 बचेगा। तो ये 2,10,000 का हमारा रिवैल्यूएशन का बैलेंस बचेगा 31 मार्च 2024 को। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं, रिविजन्स ऑफ द यूजफुल लाइफ। असेट जो है उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल की, रेसिडुअल वैल्यू 2,000 की है, रेसिडुअल वैल्यू 2,000 की है। आफ्टर 2 ईयर्स यूजफुल लाइफ जो है उसको रिवाइज किया जा रहा है 4 रिमेनिंग ईयर्स के लिए। कैलकुलेट करके बताया डेप्रिसिएशन जो कि चार्ज किया जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंदर। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कॉस्ट दे दिया 10,000, 10,000, 10,000। इसमें से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले के अंदर, तो 800 ही आएगा। कैसा आएगा, तो 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 10 से। ये 2,000 क्या था, तो रेसिडुअल वैल्यू था, और 10 क्या था, यूजफुल लाइफ थी। तो 800 का डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा था, तो कैरिंग अमाउंट 9,200 की आ जाएगी। सेकंड के ईयर के अंदर कितना आएगा, तो 10,000 माइनस बाय 2,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 800। तो टोटल में कितना हो जाएगा, 1,600 का हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, 8,400 की हो जाएगी। थर्ड के अंदर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8,400 में से 2,000 निकालेंगे, डिवाइड किससे करेंगे अब यहाँ पे अब यहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि यहाँ पर रिवाइज करके हमने कितनी कर दिया, 4 रिमेनिंग ईयर्स बोल दिया। मतलब रिमेनिंग ईयर्स मतलब अब आगे से 4 साल ही लगाना है हमको डेप्रिसिएशन। तो कितना आएगा, तो 1,600 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1,600 अब 1,600 2 साल तक का था, अभी थर्ड ईयर के अंदर और 1,600 ऐड कर देंगे तो 3,200 आ जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, 6,800 आ जाएगी। 7 देखते हैं, चेंजेस इन द डेप्रिसिएशन मेथड। एंटिटी एक्वायर्ड करी एसेट 3 ईयर्स अगो एट अ कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो अडॉप्ट की जा रही है फॉर द असेट्स 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। एंड ऑफ द थर्ड ईयर के अंदर एंटिटी एस्टिमेट कर रहा है कि जो रिमेनिंग लाइफ है असेट की वो 8 साल की है। एंड डिटरमाइन करके बताइए, अडॉप्ट किया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से फ्रॉम द डेट सो एज टू रिफ्लेक्ट द रिवाइज्ड एस्टिमेटेड पैटर्न, ताकि हम लोग रिकवर कर पाए इकोनॉमिक बेनिफिट को। कैलकुलेट करके बताया डेप्रिसिएशन की चेंज क्या होगा फॉर द रेट्रोस्पेक्टिव ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 16 के हिसाब से। तो चेंज अगर हम लोग देखें डेप्रिसिएशन मेथड के अंदर, तो वो अकाउंट किया जाता है चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट। मतलब अगर डेप्रिसिएशन की मेथड के अंदर चेंज करते हो तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट ट्रीट करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 8 के हिसाब से। हैंड्स जो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगी वो हमको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कैसा आएगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फर्स्ट टू 11 ईयर कैसे होगा, तो ईयर 1 के अंदर तो 5 लाख आएगा, ईयर 2 के अंदर 4,50,000 कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर 5 मिलियन। 5 मिलियन का मतलब क्या होता है, 50 लाख होता है। तो उसका कितना परसेंट, 10% करेंगे तो कितना आएगा, 5 लाख का आएगा। फिर उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो कितना बचा, 4,50,000 45 लाख बचा। तो 45 लाख का 10% करेंगे तो कितना आएगा, 4,50,000 आएगा। वैसे थर्ड ईयर के अंदर करेंगे तो कितना आएगा, 4,05,000 आएगा। और यहाँ पर हम लोग फिर 4th ईयर से 11th ईयर के अंदर वर्किंग नोट देखेंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस असेट की कितनी थी, 50, उसमें से 5 माइनस किया 45 आ गया। 45 में से 450 माइनस किया 4,50,000 आ गया। 4,50,000 40,50,000 आ गया। 40,50,000 में से 4,05,000 माइनस किया तो 36,45,000 आ गया। अभी थर्ड ईयर से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को चेंज कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। तो हमारी यूज़फुल लाइफ अभी कितनी है, 8 साल की है। कैसे निकला, तो 11 था, उसमें से हमने कितने 3 साल का तो निकाल दिया, तो 8 साल ही बचेंगे। तो रिमेनिंग रिवाइज कर रहे हैं अगर हम लोग डेप्रिसिएशन, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैरिंग अमाउंट जो है एंड ऑफ द थर्ड ईयर वो कितनी है, 36,45,000। उसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 4,55,625 पर एनम के हिसाब से 4th ईयर से लेकर 11th ईयर तक का लगेगा हमारा। 8 देखते हैं, मेसल्स लिमिटेड एक्वायर कर रही है हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ कितना, 1 करोड़ रुपए की, जहां पर कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है ऑफ द कंपोनेंट पार्ट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल की है। एट द एंड ऑफ द 6th ईयर के अंदर एक मेजर कंपोनेंट है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट द टर्बाइन रिक्वायर्ड रिप्लेस, मतलब एक मेजर कंपोनेंट जो है उसकी वजह से टर्बाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा। फर्दर द मेंटेनेंस जो है वो अनइकोनॉमिकल है। जो रिमेनिंग मशीन है
वो परफेक्ट है एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, मतलब जो रिमेनिंग मशीन है उसको फिर और 4 साल तक हम लोग चला पाएंगे। द कॉस्ट ऑफ द न्यू टरबाइन कितनी है 45 लैक्स के, डिस्काउंट अज्यूम किया जा रहा है 5% का, एनालाइज करके बताइए वेदर ये जो कॉस्ट है न्यू टरबाइन की क्या है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एसेट के तौर पर, अगर किया जाएगा तो अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेवेंट टू इट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, न्यू टरबाइन जो है वो प्रोड्यूस करे इकोनॉमिक बेनिफिट एमएस लिमिटेड को, जो कॉस्ट है वो मेजरेबल है, इसलिए तो हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एसेट के तौर पे। जो ओरिजिनल इन्वॉइस है वो कितने का है, ओरिजिनल इन्वॉइस जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है कॉस्ट ऑफ द टरबाइन का, हाउएवर लेकिन जो कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट है वो हमको दी गई है, मतलब हमको यहाँ पर जो ओरिजिनल इन्वॉइस है उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट निकाल देते हैं, लेकिन वो हमको दी नहीं गई, हमको रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे दी गई है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है 45 लैक्स की है, तो इसी को हम लोग यूज़ करते हुए निकालेंगे लाइकली कॉस्ट की, क्या लाइकली कॉस्ट होगी 6 ईयर की प्रीवियसली। तो अगर अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट लगाते हैं 5% पर एनम के हिसाब से, तो 45 लैक्स को डिस्काउंट करना पड़ेगा बैक 6 ईयर के अंदर। तो अमाउंट कितनी निकल के आ जाएगी हम देखना पड़ेगा हमको। तो 45 लैक्स को डिवाइड करेंगे किससे, 1 डिवाइडेड बाई 0.5% के हिसाब से 6 सालों का करेंगे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 1.05 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करेंगे, ये स्क्वायर हो गया, फिर 3 इज इक्वल्स टू दबाते आएंगे, तो ये 3 हो गया, फिर 4 इज इक्वल्स टू में फिर 5 6, तो 1.34 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 45 लैक्स को डिवाइड करेंगे 1.34 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 33,57,900, यहाँ पर राउंड ऑफ कर देना है थोड़ा, तो कितना आ जाएगा 4 डिजिट लोगे तो एक्सेक्ट आ जाएगा 33,57,900 आ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द टरबाइन बिफोर द 6th ईयर है, मतलब 6 साल पहले की बता रहे हैं हम लोग। अभी तो हमारे पास कॉस्ट नहीं थी, हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी, तो हम लोग तो 6th ईयर पर खड़े थे, तो हमको तो बिफोर द 6th ईयर हमारी कॉस्ट कितनी होगी वो हमको देखना था। तो यहाँ पर हमारी बिफोर द 6th ईयर में देखेंगे तो कितनी निकल के आ रही है 33,57,900। अभी इसके बाद देखेंगे जो करंट कैरिंग अमाउंट है टरबाइन की विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड, वो कितनी निकल के आएगी। तो जो जिसको हमको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब इतनी अमाउंट को जो कैरिंग अमाउंट होती है उसको हम लोग डी रिकॉग्नाइज करते हैं जब भी हम लोग नए लाते हैं, इसलिए तो यहाँ पर डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो कैसे कितनी अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे, तो कॉस्ट कितनी आएगी 33,57,900, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 6 सालों का, तो वो कितना आ रहा है 20,14,740। कैसे आ रहा है, तो ये जो हमने कॉस्ट निकाली 33,57,900 और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था, तो 10 सालों तक का था, तो डिवाइड बाय 10 से करेंगे तो कितना आएगा 3,35,790, ये 1 साल का हुआ। तो हमको तो कितने साल का देखना है 6 सालों का देखना है, तो मल्टीप्लाई विद 6 करेंगे तो कितना आएगा 20,14,740, ये 6 सालों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें से निकालेंगे 33,57,900 में से 1343,160 आ जाएगा, ये हमारी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ द न्यू टरबाइन होगी वो कैसी होगी, तो 45 लैक्स वुड बी एडेड, 45 लैक्स को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ द मशीन के अंदर। रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, तो जो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग कैरिंग अमाउंट को मशीन का, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 71,56,840 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो ये जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन थी वो कितनी थी 1 मिलियन की थी, मतलब कितनी थी 1 करोड़ की थी, सॉरी 1 करोड़ की थी, जिसको रिड्यूस करना पड़ेगा हमको, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा कब तक, टिल 6th ईयर तक। तो इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग तो कितनी आ जाएगी हमारी, इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग तो कितनी आ जाएगी हमारी, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो 6 ईयर तक का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 60,000 का हो जाएगा यहाँ पर टिल द 6th ईयर, अरे सॉरी टिल द एंड ऑफ द 6th ईयर हमारा कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा कितना 40,000 की कैरिंग वैल्यू बचेगी, तो वो 40,000 तो रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था हमारी कॉस्ट तो थी, लेकिन हम लोग टरबाइन का एक मेजर कंपोनेंट था उसको रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन उसकी कॉस्ट हमको पता नहीं थी, जो रिमेनिंग थी वो तो हमको पता ही थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे कर रहे थे। और ऐसे 3357 हमने निकाला, वो इसलिए निकाला था हमने। अभी यहाँ पर इसके अंदर से क्या माइनस करेंगे, जो कैरिंग वैल्यू जो वो पार्ट की वैल्यू थी वो माइनस करेंगे 1343,160 की, तो उसको माइनस करेंगे और फिर ऐड क्या करेंगे 45 लैक्स, ये जो 45 लैक्स नई जो थी जिसको हम लोग रिप्लेस कर रहे थे, तो वो कितनी थी 45 लैक्स की थी, तो वो 45 लैक्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना पे हम लोग अभी कैरिंग अमाउंट दिखाएंगे 71,56,840 पे दिखाएंगे।
इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2021 XYZ लिमिटेड एक्वायर करे न्यू मशीनरी अंडर द फॉलोइंग आइटम दे दिए, लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दे दिए, इंपोर्ट ड्यूटी, डिलीवरी फीस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग दे दिए गए हैं, परचेज ऑफ द 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर दे दिए गए। इन एडिशन इसके अलावा इन्फॉर्मेशन XYZ लिमिटेड की ग्रांट की जा रही है ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से इनिशियल लिस्ट प्राइस के ऊपर दिया जा रहा है एसेट का, एंड जो सेटलमेंट डिस्काउंट है वो 5% का है। अगर कोई पेमेंट जो है वो किया जाता है मशीन का जो कि रिसीव किया है विद इन द 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर पेमेंट कर देते हो तो 5% का हमको डिस्काउंट मिलेगा। XYZ लिमिटेड जो है वो पेड कर रही है प्लांट का ऑन 20 अप्रैल 2021। कंप्यूट करके बताइए कॉस्ट ऑफ द एसेट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग। तो इन अकॉर्डेंस विद द इंड AS 16 के हिसाब से सारी कॉस्ट जो होती है उसको हमको ब्रिंग करनी पड़ती है एसेट को उसके प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन पे, मतलब कौन सी कॉस्ट आएगी यहाँ पर, जो भी कॉस्ट होगी जो एसेट को उसके प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन पे लाने तक के लिए की जाती है वो सारी हमको इसके अंदर ऐड करनी पड़ती है। फॉर इट इंटेंडेड यूज्ड, जो उसका इंटेंडेड यूज है मतलब जैसे मैनेजमेंट चाहता है यूज़ करना वैसे करने के लिए जो भी कॉस्ट लगती है वो सारी को हमको क्या करना पड़ता है, कैपिटलाइज करना पड़ता है। देयरफॉर जो इनिशियल परचेस प्राइस है ऑफ द एसेट वो कैसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो लिस्ट प्राइस 80 लाख की, उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट का कितना 8 लाख का आएगा जो कि हमको दिया गया था। ट्रेड डिस्काउंट कितना 10% के हिसाब से था, तो 80 का माइनस में 8 करेंगे तो 72 आ गया। इंपोर्ट ड्यूटी को ऐड करेंगे, डिलीवरी फीस को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट को ऐड करेंगे, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग जो है उसको भी ऐड करेंगे, लेकिन ये जो परचेज ऑफ द 5 ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट है इसको नहीं करेंगे हम लोग। तो टोटल लगा देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल अमाउंट कैपिटलाइज्ड 1 अप्रैल 2021 के दिन 92 लाख का आ जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होती है टू गेट द सर्विसेज, देयरफॉर इसीलिए जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट जो 7 लाख रुपए की है वो हमको यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर बतानी नहीं होगी, मतलब उसको प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर बताएंगे, उसको PPE के अंदर ऐड नहीं करेंगे। एंड चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स, और इसको 5 सालों तक हम लोग चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे बताएंगे, और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 5 सालों तक चार्ज करेंगे। इन एडिशंस के हिसाब से जो सेटलमेंट हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है कितने का, तो जो 72 लैक्स है हमने जल्दी पेमेंट कर दिया था, 5% का डिस्काउंट हमको मिलेगा सेटलमेंट का, तो वो 5% निकालेंगे तो 3,60,000 आ जाएगा। इसको हम लोग अदर इनकम के तौर पे ट्रीट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इसको भी हम लोग को मशीनरी के अंदर ऐड करना नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। एक्स लिमिटेड जो है वो स्टार्ट कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर इट्स ओन 1 अप्रैल 2000 के दिन। फॉलोइंग कॉस्ट हमको दी गई है, परचेस प्राइस ऑफ द लैंड दे दी गई है, स्टैम्प ड्यूटी लीगल फीस दे दी गई है, आर्किटेक्चर फीस दे दी गई है, साइट प्रिपरेशन मटीरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दी गई, जनरल ओवरहेड दे दी गई। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर हमको दिया गया कि मटीरियल की कॉस्ट 1 लाख रुपये की है जो कि स्पॉइल्ड हो गया है, एंड वेस्टेज जो हो रहा है वो कितना है फर्दर 1,50,000 का है जो स्पेंड किया जा रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉल्टेड डिज़ाइन वर्क सही नहीं था उसकी वजह से यहाँ पर हमारे को लॉस हो गया। As a result of this problem, the work on the building was spotted for the 2 weeks during the November 2000 जो वर्क था बिल्डिंग का वो स्टॉप हो गया, कितने 2 वीक के लिए। इसकी वजह से जो एस्टिमेटेड हो रहा है हमारा 22,000 का लेबर कॉस्ट वो भी हमारा बेकार में जा रहा है। द बिल्डिंग वॉज कम्प्लीटेड, बिल्डिंग कंप्लीट कब हुई 1 जनवरी 2021 को, और यूज़ कब में आई 1 अप्रैल 2021 को। एक्स लिमिटेड जो है वो टेकन कर रहा है लोन, 40 लाख की लोन ली है 1 अप्रैल 2000 को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। जो लोन है उसको लोन के अंदर कैरिड किया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम के हिसाब से, जो रीपेबल है वो कब होगा तो 1 अप्रैल 2022 के दिन। एज्यूम किया जा रहा है कि जो एंटिटी है वो डिड नॉट कंसिडर दी कंस्ट्रक्शन पीरियड, एंटिटी ने कंस्ट्रक्शन पीरियड को कंसिडर नहीं किया सब्सटेंशियल पीरियड के लिए ऑफ द टाइम। इंड AS 23 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताइए कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगी एंड क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा इस टेंजिबल नॉन करंट असेट्स के अंदर एज एन एडिशंस के तौर पे। ओनली सिर्फ वही कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है जो ब्रिंग करनी है असेट्स को इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन, सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते हुए चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल कॉस्ट होती है उसको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। जो कॉस्ट ऑफ द एबनॉर्मल अमाउंट और द वेस्टेज या तो लेबर की होती है वो या तो अदर सोर्स की जो भी होती है उसको भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करते नहीं है पैरा 22 ऑफ द इंड AS 16 के हिसाब से। इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ द स्पॉइल्ड मटीरियल एंड द फॉल्टी डिज़ाइन की वजह से जो भी हमको कॉस्ट आ रही है वो एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई, इसलिए उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑल्सो इट इज़ एज्यूम किया जा रहा है कि जो वेस्टेज एंड द लेबर चार्जेस इनकट किया गया है वो भी एबनॉर्मल इन द नेचर है, हैंस जो सेम है उसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इन द कॉस्ट ऑफ द PPE। अमाउंट जो है क्या क्या इंक्लूडेड होगी, तो परचेस प्राइस ऑफ द लैंड 30 लाख की वो आएगी, स्टैम्प ड्यूटी एंड द लीगल फीस आएगी,
आर्किटेक्चर की फ़ीस आएगी, साइट प्रिपरेशन की फ़ीस आएगी, मटेरियल जो है उसमें 10 लाख जो है उसमें से 1 लाख और 1,50,000 मतलब टोटल 2,50,000 माइनस करेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 4 लाख है उसमें से ये जो एबनॉर्मल का हो गया 22,000 ये माइनस करेंगे तो 3,78,000 आ जाएगा। जनरल ओवरहेड जो है वो इसका पार्ट कभी नहीं बनता तो वो नहीं आएगा। इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है जो 40 लाख की हमने ली थी 8% का इंटरेस्ट आएगा वो हमारा इसके अंदर पार्ट नहीं बनता। तो यहाँ पर हमारा टोटल कैपिटलाइज्ड कितना हो जाएगा 45,78,000 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। XYZ लिमिटेड है वो परचेस करी है एसेट 1 जनवरी 2020 के दिन 1 लाख रुपए की है। वो एसेट जो है उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल की, रेसिडुअल वैल्यू नील है। कंपनी जो चार्ज करी है डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 10,000 पर एनम के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पर ऑन 1 जनवरी 2024 के दिन मैनेजमेंट जो XYZ लिमिटेड की है वो रिव्यू करी है एस्टिमेटेड लाइफ एंड उसने डिसाइड किया कि जो एसेट है उसकी यूजफुल जो है वो 4 साल की है एंड देयरफॉर जो टोटल लाइफ है वो रिवाइज करके ना उसने 8 साल कर दी है। अकाउंट जो है फॉर द असेट वो हमको बताना है रिमेनिंग ईयर्स के लिए। तो चेंज इन द यूजफुल लाइफ हो रहा है असेट के अंदर, वो क्या है चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टीमेट है विच इज़ टू बी अप्लाइड, उसको हम लोग को अप्लाइड करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आगे से लगाते हुए आना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है उसको भी रिकैलकुलेट करना पड़ेगा 1 जनवरी 2024 जो है, जहाँ पर असेट की नेट बुक वैल्यू 60,000 की है। कैसे निकालेंगे ये 60,000 की, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1/4/2024 के दिन, 1/4/2024 के दिन यहाँ पर हम लोग कैसे निकाल रहे हैं ये 60,000 की वैल्यू नेट बुक वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग 4 सालों का डेप्रिसिएशन निकालेंगे एक्यूमुलेटेड। तो यहाँ पर कैसे निकाल रहे हैं हम लोग 4 सालों का, तो यहाँ पर हम लोग कैलेंडर ईयर ले रहे हैं। तो कैलेंडर ईयर के अंदर देखेंगे तो 1 जनवरी 2020 के दिन ये हमने 1 लाख रुपए की थी, तो 20, 21, 22, 23 यानी 4 साल हो गए। तो 4 साल कितना हो जाएगा 10,000 के हिसाब से 4 करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। 1 लाख पर से माइनस करेंगे तो 60,000 की हमारी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए अभी कंपनी ने फर्दर 4 साल और एक्सटेंड कर दिया है और टोटल रिवाइज 8 साल की कर दी है। तो हम लोग कैसे प्रोविजन बनाएंगे डेप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे अनअमोर्टाइजेशन कॉस्ट के अंदर, नेमली 60,000 जो है वो रिवाइज करेंगे हम लोग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4th और ईयर के लिए। तो कंसेक्यूटिवली हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर कितना 15,000 पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर कैसे 15,000 आ रहा है, तो अभी हमारी कितनी बची 60,000 बची, और इस 60,000 को डिवाइड किससे करेंगे 4 सालों से, क्योंकि अब 4 साल ही बचे हैं इसलिए। तो 60,000 को डिवाइड 4 से करेंगे तो 15,000 पर एनम के हिसाब से अभी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नेक्स्ट 4 ईयर के लिए।